जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते अपने डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि हमारी निर्भय क्रूज मिसाइल को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अब स्वदेशी रूप से विकसित निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल के कुछ फ्रेश परीक्षण करने जा रही है। और ये जो परीक्षण है वो अगले कुछ हफ्तों के अंदर हो जाएंगे। ये परीक्षण क्यों किए जा रहे हैं, ये बात जानना भी काफी जरूरी है। कहा ही जा रहा है कि इन परीक्षणों के दौरान अलग अलग पैरामीटर्स और वेपन पॉइंट नेविगेशन सिनेरियो के तहत मिसाइल के प्रदर्शन का परीक्षण जो किया जाएगा उस पर पूरा फोकस किया जाना है। दरअसल ये जो टेस्ट किया जाएगा वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके बाद इसका यूजर ट्रायल भारतीय सेना के द्वारा किया जाएगा। ये जो परीक्षण किए जाएंगे इस मिसाइल के वो काफी एडवांस संस्करण है, जिसमें कि कई सारी नई विशेषताओं को जोड़ा गया है। ये मिसाइल पूरी तरीके से स्वदेशी प्रपल्सन सिस्टम के साथ एडवांस एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर सिस्टम से लैस है। इसके अलावा दोस्तों, निर्भय को कम ऊंचाई पर यानी कि लो एल्टीट्यूड पेनिट्रेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि 50 मीटर तक उड़ान भरने और 4000 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम है। और लगभग 1000 किलोमीटर की ऑपरेशनल सीमा के साथ ये लंबी दूरी तक मार्क करने की शक्तिशाली क्षमता प्रदान करता है। और इन डेवलपमेंटल टेस्टों के सफल होने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा यूजर ट्रायल्स का जो रास्ता है वो साफ होगा। इससे रियल वर्ल्ड में यानी कि वास्तविक दुनिया की स्थितियों में निर्भय के प्रदर्शन का फिर मूल्यांकन किया जा सकेगा और बाद में इसे सेना के शस्त्रागार में शामिल किया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में आपने मिडिल ईस्ट में काफी टेंशन देखी होगी, जो कि इस बात की ओर इशारा करती है कि ड्रोन हमले काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और इजराइल इस चीज में माहिर है कि कैसे उसको ड्रोन काउंटर करने हैं। ऐसे में दोस्तों, इजराइल का जो ऑरन एयरक्राफ्ट है, जिसे कि मार्स 2 यानी कि मल्टी मिशन एयरबोर्न रिकॉग्निसेंस एंड सर्विलांस सिस्टम कहा जाता है, इसने इस दौरान काफी मदद करी है इजराइल की, जिसने कि ईरानी ड्रोन का मुकाबला करने में अपनी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दरअसल ये जो एयरक्राफ्ट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से लैस है और इसी तरीके के सिस्टम की जरूरत भारत को भी है। ऐसे ही हवाई खतरे भारत को आने वाले समय में हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये AI सिस्टम से लैस है और ये ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग करती है, जिससे कि रियल टाइम में एक्शनेबल जो इंटेलिजेंस है वो उत्पन्न होती है। और ये इजरायली वायुसेना के लिए तेजी से प्रतिक्रिया का समय का अनुवाद करता है, जिससे कि उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले दुश्मनों के ड्रोन को रोकने की अनुमति मिल जाती है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारतीय सीमा पर चीन से इसी तरीके के जो ड्रोन खतरे हैं वो हो सकते हैं। ऐसे में भारत इजराइल के इस अनुभव से काफी कुछ सबक सीख सकता है। दरअसल दोस्तों, AI पावर डिटेक्शन सिस्टम भारतीय वायुसेना के लिए इनकमिंग जो ड्रोन थ्रेट्स है उनका मुकाबला करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इंडियन एयरफोर्स के पास भी ऐसे ही प्लेटफॉर्म होने चाहिए जो कि स्वार्म ड्रोन से बचाव कर सके। अगर भारतीय वायुसेना के पास भी ऑरन जैसा एयरक्राफ्ट है जो कि AI ऑपरेटेड डिटेक्शन सिस्टम के माध्यम से सटीकता के साथ आने वाले ड्रोन के खतरों को पहचानने और ट्रैक करने में सक्षम है, तो भारतीय आर्म फोर्सेस को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल ये जो ओरियन है वो ड्रोन उड़ान पैटर्न का विश्लेषण करता है और रियल टाइम में उनकी प्रक्षेपण पथ की गणना करता है, जिससे कि तुरंत इन्हें रोकने की अनुमति मिल जाती है। यानी कि ये ड्रोन हमारी सैन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए उससे पहले इन ड्रोन्स को खत्म किया जा सकता है। ऐसे में ऑरन एक बड़ा उदाहरण है इसका, यानी कि AI कैसे हवाई रक्षा क्षमताओं में क्रांति ला सकता है। और भारत को इसी तरीके के एयरक्राफ्ट की सख्त जरूरत है, जिसे कि भारत को स्वदेशी रूप से तैयार करना होगा। बाकायदा इसके लिए इजराइल से हेल्प भी ली जा सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में दोस्तों, भारत ने फिलीपीन मरीन कॉर्प्स को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की डिलीवरी की है। ऐसे में दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि फिलीपीन की सेना भी बड़े ऑर्डर दे सकती है और कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइलों के अधिग्रहण के लिए अभी बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है या तो इसी साल या फिर अगले साल तक ये डील हो सकती है और फिलीपींस की सेना को इनकी डिलीवरी 2027 के आसपास शुरू हो सकती है। फिलीपीन सेना के साथ एक बड़ा ब्रह्मोस सौदा भारत और फिलीपीन के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है, साथ ही ये फिलीपीन की रक्षा क्षमताओं को भी बढ़ाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत फोर्स के अध्यक्ष बाबा कल्याणी ने कहा कि भारतीय सेना खुद को पूरी तरीके से 155 mm/52 कैलिबर टोड आर्टिलरी गन से लैस करने की बात कर रही है, जो कि एक लंबी परियोजना है। यानी कि 2040 से 2045 तक करीबन 4000 इस तरीके की जो टोड आर्टिलरी गन है वो भारतीय सेना को चाहिए। दरअसल इस तरीके का बदलाव भारतीय सेना में इसलिए भी आया है क्योंकि आधुनिक युद्ध में लंबी दूरी की जो फायर सपोर्ट है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 155 mm/52 कैलिबर की जो गन्स हैं वो पुराने मॉडलों की तुलना में फायरिंग रेंज और सटीकता में महत्वपूर्ण लाभ देती है। दरअसल वर्तमान में K9 वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हाविजर भारतीय सेना में शामिल की गई एकमात्र 155 mm/52 कैलिबर की गन है, जो कि बड़ी हुई आवश्यकता को पूरा करती है। यही नहीं, इसके अलावा 307 AT AGS गन्स की खरीद की जाएगी
जो कि 155 mm 52 कैलिबर की टोड गन्स है। और यही नहीं, 1600 ट्रक माउंटेड गन सिस्टम्स का भी ऑर्डर दिया जाएगा, जो कि एक हल्का संस्करण होगा और इसकी करीबन 1600 यूनिटें खरीदी जा सकती हैं। और जो मौजूदा अमेरिकन M777 गन्स हैं उनका अपग्रेडेशन भी किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना का जो P75I प्रोजेक्ट है उसमें एक बड़ी टेंशन सामने आई है। दरअसल इसमें एक रुकावट आ सकती है, क्योंकि नवंतिया ने जो भारतीय नौसेना को अपनी S80+ सबमरीन का ऑफर किया है, इस सबमरीन में अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और यही वजह है कि भारतीय नौसेना के अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित है। हालांकि दोस्तों, अमेरिकी टेक्नोलॉजी होने से S80+ में जो नवंतिया ने हमें ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी का ऑफर किया है वो कैसे होगा, ये यहाँ पर एक टेंशन बन रही है। दरअसल दोस्तों, S80+ में अमेरिकी प्रणालियों की हाई डिग्री है। ऐसे में दोस्तों, भारतीय नौसेना S80+ पनडुब्बी के एयर इंडिपेंडेंट प्रदर्शन की जांच करने और आने वाले हफ्तों में नवंतिया से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए स्पष्टीकरण मांग सकती है। यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम ये भी है कि हमें इन पनडुब्बियों में स्वदेशीकरण का स्तर भी बढ़ाना है और खुद के हथियार भी तैनात करने हैं। लेकिन अगर इन पनडुब्बियों में अमेरिकी सिस्टम्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो फिर ये आगे की राह जो है वो आसान नहीं होने वाली है। अब ये सारी बात नवंतिया को क्लियर करनी पड़ेगी भारतीय नौसेना से कि S80+ में अमेरिकी टेक्नोलॉजी का क्या स्तर है और आप कितना हमें तकनीक मुहैया कराओगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तानी एयरफोर्स अब अपने सिंगल बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 बिजनेस जेट को स्टैंड ऑफ जैमिंग एयरक्राफ्ट में बदलने जा रही है और उसके लिए उनकी मदद करेगा तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। और ये जो कन्वर्जन किया जाएगा, जिसमें कि ग्लोबल 6000 को एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म में बदला जाएगा। हालांकि दोस्तों, इस विमान के लिए जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है उसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही है कि तुर्की के द्वारा विकसित हवा SOJ प्रणाली को इस पर लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए ये बात क्लियर नहीं है। बात साफ हो जाती है कि इस तरीके का जो कन्वर्जन किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 बिजनेस जेट में, वो पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। यानी कि इस विमान के जरिए वो सुरक्षित दूरी से अपने दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बाधित कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में एक और बड़ी सफलता भारत को मिली है डिफेंस के क्षेत्र में। दरअसल दोस्तों, आज DRDO ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण को बालासोर तट पर किया गया, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का परीक्षण था। ये दरअसल ये एक नेक्स्ट जनरेशन का मिसाइल सिस्टम है, जो कि लाइट वेट टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम पर आधारित है। इसे DRDO ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किया है। यानी कि दोस्तों, ये पनडुब्बी रोधी युद्ध में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके जरिए मिसाइल लंबी दूरी के लक्ष्यों को ध्वस्त कर सकती है। स्मार्ट मिसाइल को वॉरशिप के साथ ही तटीय इलाकों से भी दागा जा सकता है और ये मिसाइल अपनी अधिकांश उड़ान कम ऊंचाई पर हवा में पूरी करती है, ताकि दुश्मन के रडार में ये ना दिख सके और ये फिर अपने लक्ष्य के नज़दीक जाकर मिसाइल से टॉर्पीडो रिलीज हो जाता है और वो पानी के भीतर लक्ष्य को भेज सकता है। आपको मैं बता दूं कि कैनिस्टर बेस्ड इस मिसाइल सिस्टम में कई अत्याधुनिक सब सिस्टम्स लगे हैं, जिसमें कि 2 स्टेज सॉलिड प्रपल्सन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम आदि। और ये सिस्टम लाइट वेट टॉर्पीडो को बतौर पेलोड के साथ उड़ान भरता है, जिसमें कि पैराशूट आधारित रिलीज सिस्टम भी होता है और साथ ही ये टॉर्पीडो की जो सीमित रेंज है उसको भी बढ़ा देता है। बता दें कि इस सुपरसोनिक मिसाइल की रेंज 643 किलोमीटर है और ये लाइट वेट टॉर्पीडो को अपने साथ ले जा सकती है, जिसकी रेंज 20 किलोमीटर होती है और ये 50 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड ले जा सकती है। बता दें कि रशिया के बाद भारत दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास स्मार्ट मिसाइल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत सरकार अब एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को अपनाना चाहती है 57,000 करोड़ रुपए के फ्यूचर कॉम्बैट व्हीकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें कहा जा रहा है कि एक नई कंपनी का फॉर्मेशन किया जाएगा, जो कि जॉइंट वेंचर होगा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के बीच। और भारतीय सेना को 1770 FRCVs चाहिए और ये जो प्रोजेक्ट है वो 3 चरणों में एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिसमें कि 590 FRCVs जो है शुरुआती चरण में उन्हें इंडक्ट किया जाएगा। और ये जो पहला फेज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी होगा क्योंकि इनका रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट में जब टेस्ट किया जाएगा तो उसके ज़रिए जो भी एक्सपीरियंसेस मिलेंगे उसके आधार पर जो आगे के बैचेस हैं उनमें अपग्रेडेशन किया जाएगा।
बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय सेना अब प्राइवेट कंपनी से बातचीत कर रही है ताकि वो एक नेक्स्ट जनरेशन रोबोटिक म्यूल्स को तैयार कर सके, जिनकी ऑपरेशनल रेंज 30 किलोमीटर तक होनी चाहिए और इनकी कार्गो कैपेसिटी 100 से 300 किलोग्राम के बीच होनी चाहिए। यही नहीं दोस्तों, ये जो रोबोटिक म्यूल है वो खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड रीजन के लिए तैयार होने चाहिए। साथ ही इन रोबोटिक म्यूल्स को इंटरनल कंबशन इंजन के द्वारा संचालित होना होगा ताकि ये हार्श इन्वायरमेंट में रिलायबल ऑपरेशन कर सके। यही नहीं दोस्तों, सेना की तरफ से कहा गया है कि ये रोबोटिक म्यूल प्री प्रोग्राम जीपीएस क्षमता के साथ होने चाहिए ताकि ये ऑटोनोमसली नेविगेट करने में सक्षम हो सके पहले से निर्धारित किए गए रूट्स पर, जो कि हमारे रिमोट आउटपोस्ट है वहां पर सप्लाईज को आसानी से पहुंचा सके। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।